हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। क्लास 12th का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का जो टॉपिक है कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। तो कूलम्स लॉ को समझने के लिए बच्चों, कूलम्स लॉ वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज कूलम। और कूलम्स लॉ को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एक चीज जिसे हम लोग कहते हैं पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज क्या होता है? देखिए, अगर सपोज करें कि आपने दो चार्जेस लिए हैं, ठीक है, दो चार्जेस आपने लिए हैं इस तरीके से, ये एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, और इन दोनों चार्जेस का अपना कुछ ना कुछ साइज होगा, कुछ ना कुछ इनका रेडियस होना चाहिए, कुछ ना कुछ इनका लेंथ होना चाहिए। तो अगर दो चार्जेस के बीच की जो दूरी है, इन दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच की जो दूरी है, अगर वो डिस्टेंस, वो दूरी इनके खुद के साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो, यानी साइज इनका बहुत कम है और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अगर ऐसा होगा तब इन दोनों चार्जेस को हम लोग पॉइंट चार्जेस कहेंगे। ठीक है, यानी कि आप कहेंगे कि इफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू चार्जेस, सेंटर ऑफ टू चार्जेस is much large as compared to distance between their center, as compared to distance between their center। ठीक है, अगर दो चार्जेस, अच्छा सॉरी, if distance between two charges is much larger than as compared to the size of charge, as compared to the size of charge, यानी अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, उन दोनों चार्जेस का जो अपना खुद का साइज है, उस साइज के कंपैरिजन में अगर उनके सेंटर के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, यानी दो चार्जेस आपने लिए, उनके सेंटर के बीच की दूरी आपने मेजर कर लिया और दोनों चार्जेस का अपना अपना रेडियस मेजर कर लिया, अगर सेंटर के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस, तो हम उस केस में उस चार्ज को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। तो कूलम्स लॉ जो है आपका सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ कहता है, कंसीडर करो कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस, ठीक है, हमने कंसीडर किया कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं। पहला पॉइंट चार्ज जो है उसके ऊपर चार्ज है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है उसके ऊपर चार्ज है Q2, और इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की जो दूरी है अगर वो स्मॉल d, तो देखिए हम सब जानते हैं कि अगर हम किसी भी एक चार्ज के पास दूसरे चार्ज को लाकर प्लेस करेंगे, तब वो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करते हैं, कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हैं। तो उसी तरीके से आपने कंसीडर किया है एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। ए पॉइंट पर आपने Q1 चार्ज को लाकर प्लेस कर दिया, बी पॉइंट पर आपने Q2 चार्ज को लाकर प्लेस कर दिया, जहां इन दोनों चार्जेस यानी ए और बी के बीच की दूरी स्मॉल डी है। तो जब इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के पास लाकर प्लेस करेंगे, तब ये चार्जेस एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे। तो कूलम ने देखा कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे, दैट फोर्स इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पॉइंट चार्जेस। ये जो पॉइंट चार्जेस हैं, इनकी जो वैल्यू है, उस वैल्यू का जो प्रोडक्ट है, यानी Q1 का अपना कुछ वैल्यू होगा, Q2 का अपना कुछ वैल्यू होगा, तो इनके वैल्यू का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, यानी इनके इंडिविजुअल वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इनका प्रोडक्ट जो है वो कितना बड़ा है, कितना ज्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फोर्स कितना ज्यादा है, कितना कम लगेगा। ये पहला ऑब्जर्वेशन कूलम का था। दूसरा ऑब्जर्वेशन, यही जो सेम फोर्स है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ये दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच की जितनी दूरी है, अच्छा हमने डी ले रखा है तो यहां पर डी लिखते हैं, चलिए यहां पर आप लिख देते हैं, इस डिस्टेंस को आप ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनके सेंटर के बीच की जो दूरी है, उस दूरी का जो स्क्वायर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का मतलब कि अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कम होगा तो फोर्स कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी अगर डिस्टेंस को आप ज्यादा करेंगे तो फोर्स कम होगा और डिस्टेंस को अगर आप कम करेंगे तो फोर्स ज्यादा होगा। ज्यादा बड़े बड़े चार्जेस को रखेंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा। छोटे छोटे चार्जेस को रखेंगे, प्रोडक्ट कम होगा, फोर्स कम लगेगा। अगर दोनों चार्जेस के बीच की दूरी यानी दोनों को नजदीक रखेंगे तो दूरी कम है इसलिए फोर्स ज्यादा, और दूर रखेंगे जैसे जैसे दूर लेकर जाएंगे वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, फोर्स इनके बीच का कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कंबाइन कर दूं इन दोनों इक्वेशन को बच्चों, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो कंबाइन कर दें तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा ना। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को तो हम फिजिक्स में रखते नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देते हैं। तो प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम हटाते हैं तब एक कांस्टेंट आता है Q, यानी कि जो कूलम्स लॉ जो है उसका फोर्स हो गया K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपका कूलम्स लॉ है, ये आपका कूलम्स लॉ है। ठीक है, अब यहां पर जो हमारा कांस्टेंट K आया है, दिस कांस्टेंट K इसको हम लिखते हैं इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कांस्टेंट K हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां ये एप्सिलॉन नॉट इसे हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या है कि ये दोनों चार्जेस जो हमारे हैं वो फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, अगर यानी वैक्यूम में अगर रखे हुए हैं तब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से इंटरैक्ट करेंगे, कितना इंटरैक्ट करेंगे, ये उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी मीडियम अगर वैक्यूम है तब सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस पर एक दूसरे के ऊपर अलग फोर्स लगाएंगे, और इसी सिस्टम को आप उठाकर Q1 Q2 R डिस्टेंस पर इसे वाटर में ले आकर रख दीजिए, तब इनका फोर्स बदल जाएगा। मीडियम बदल गया है इस वजह से फोर्स बदल जा रहा है। यानी मीडियम जो है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के तहत वो अलाउ करता है चार्जेस को एक दूसरे से इंटरैक्ट करने के लिए, वो प्रॉपर्टी हमारा एप्सिलॉन नॉट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है बच्चों वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, और K की जो वैल्यू है, ये पूरी जो K कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, और यूनिट क्या होगा, तो K को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या K को हम लोग लिख सकते हैं F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, लिख सकते हैं ना, R स्क्वायर और Q1 Q2 को उधर ले जाए तो F हमारा हो गया न्यूटन, R स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, पर Q1 Q2 कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होनी चाहिए, क्योंकि K और एप्सिलॉन नॉट दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, इसलिए इसकी यूनिट होनी चाहिए ठीक रिवर्स, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं। अब एक पॉइंट और आप समझ लीजिए कि ये जो फोर्स है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन क्या बच्चों, बिटवीन टू चार्जेस always acts along the line joining two charges, always acts along the line joining two charges। कहने का मतलब क्या है इसका, कहने का मतलब है कि Q1 चार्ज के ऊपर Q2 चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है, या Q2 चार्ज के ऊपर Q1 चार्ज कितना फोर्स लगा रही है, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। लेकिन फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन जो है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। कहने का मतलब कि Q1 चार्ज और Q2 चार्ज इन दोनों को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं तो इसी लाइन के अलोंग इनका फोर्स एक्ट करता है, यानी Q1 की वजह से Q2 चार्ज या तो इस डायरेक्शन में इसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग या तो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा।
डिपेंड करता हुआ कि ये रिपल्सिव फोर्स है या अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर अट्रैक्टिव होगा तो इसी लाइन के अलोंग अंदर की तरफ, रिपल्सिव है तो इसी लाइन के अलोंग बाहर की तरफ। वैसे ही Q2 की वजह से Q1 पर भी जो फोर्स है वो या तो अंदर की तरफ होगा अगर अट्रैक्टिव है तो, या तो बाहर की तरफ होगा। यानी फोर्स हमेशा इसी लाइन के अलोंग उसकी डायरेक्शन होती है। कभी ऐसा नहीं होगा Q1 की वजह से Q2 इधर फोर्स लगाते, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा इसी लाइन के अलोंग होगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कूलम्स लॉ आपको क्लियर है, आप इसको नोट कर लीजिए।